जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है ये मोस्ट कॉमन है फीमेल्स में। और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में जो आमतौर पर जो रिस्क फैक्टर है वो है ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें पैथोफिजियो ये होती है, और इसका साइन सिम्टम है हिर्सुटिज्म होती है, उसके फेस पे हेयर आप देख बाल का फीमेल के आ जाते हैं, और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इरेगुलर होती है, और क्रोनिक एनवोल्यूशन होती है, उसको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नॉर्मल हो जाता है। तो इसमें पैथोफिजियोस की ये है कि आपका एलएच रेज कर जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रेज कर जाता है, और जबकि जो एफएसएच है वो ये इडियोपैथिक पैथोफिजियोस की ये कि एफएसएच डिक्रीज हो जाता है और एलएच रेज कर जाता है। आपको ये पता है कि जब एलएच रेज करता है तो वो जो थीका सेल होते हैं उनसे एंड्रोजन की प्रोडक्शन करवाता है। ये थीका सेल है, इससे वो क्या प्रोड्यूस करवाएगा? एंड्रोजन। ये तो आपको पता है, AND एंड्रोजन। जब और ये रेज है तो एंड्रोजन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, एंड्रोजन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। जबकि जो एफएसएच है वो डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज होने से वो जो उसके ग्रैनुलोसा सेल थे जो उनकी उनसे उसने एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करवानी होती है और फोलिकल को मैच्योर करना होता है। अब एफएसएच कम है तो फोलिकल मैच्योर नहीं होगा, और उसके अलावा जो उसके ग्रैनुलोसा सेल से उससे एस्ट्राडाइओल की प्रोडक्शन नहीं होगी। एस्ट्राडाइओल चाहिए था आपको फोलिकुलर फेज के लिए। एंडोमेट्रियम जो थी उसकी जो आप उसकी जो प्रिपरेशन है, जो उसमें उसकी जो ग्रोथ है एंडोमेट्रियम की, वो फोलिकुलर फेज में होती है, और वो एस्ट्राडाइओल की वजह से होती है। अब वो भी सही प्रॉपर नहीं होगी। अब पहली बात ये है कि ये LH ज्यादा है तो थीका सेल से एंड्रोजन की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। एंड्रोजन की जब प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो आपको पता है कि जो बॉडी में इसके अलावा एंड्रोजन उसके एड्रिनल ग्लैंड से भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इधर से थीका सेल उसकी ओवरी भी प्रोड्यूस कर रही है। उसके एड्रिनल ग्लैंड से तो नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसके ओवरी भी प्रोड्यूस करती जा रही है एक्सेसिवली। क्यों एक्सेसिवली? कि LH रेज है, और जबकि FSH कम है तो एस्ट्राडाइओल कम है उसमें, और एस्ट्राडाइओल कम है तो उसकी एंडोमेट्रियम की फोलिकुलर फेज सही तरह वो ग्रो नहीं हो, उसकी वो नहीं हो रही, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ नहीं हो रही। इसके अलावा ये होता है कि अगर वो उसको ओबेसिटी है तो उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो क्या होती है? ओबेसिटी है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो आपको पता है इंसुलिन रेज कर जाती है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में पहले शुरू में क्या होता है? टिश्यू जब रेजिस्टेंट हो जाता है, जब टिश्यू रेजिस्टेंट हो जाता है तो जो बीटा सेल होते हैं वो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो जब ओबेसिटी होती है तो टिश्यू रेजिस्टेंट होता है, ओबेसिटी में टिश्यू रेजिस्टेंट होता है आपकी इंसुलिन को, तो इंसुलिन ज्यादा बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। जो ओबीज पेशेंट होते हैं, जो ओबीज होते हैं, जो इंसुलिन है वो क्या करती है? वो थीका सेल से एंड्रोजन की प्रोडक्शन इंक्रीज करवा देती है। वो ओवरी में जाके, ओवरी में जो फोलिकल है उनमें जो थीका सेल है उनसे एंड्रोजन की प्रोडक्शन इंक्रीज करवा देती है। तो इस तरह जो ओबेसिटी है वो भी एक उसका रिस्क फैक्टर है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का। उसके अलावा जब आपकी इंसुलिन इंक्रीज होती है तो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम हो जाती है। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन क्या करती है कि जो एंड्रोजन होते हैं उनको आपस में वो अटैच करके रखती है। जब सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम हो जाएगी तो ये जो सेक्स हार्मोन है ये फ्री हो जाएंगे, यानी कि एंड्रोजन है वो बॉडी में ज्यादा हो जाएंगे। तो एंड्रोजन इस तरह भी ज्यादा हो जाते हैं, एंड्रोजन फिर ज्यादा हो जाते हैं। तो एंड्रोजन आपके एड्रिनल ग्लैंड से भी आ रहे हैं, ठीक है, और आपकी ओवरी से भी आ रहे हैं। ये सारे के सारे एंड्रोजन जो ओबीज पेशेंट होते हैं, जो ओबीज पेशेंट होते हैं उनमें एडिपोज टिश्यू होता है, और एडिपोज टिश्यू में अरोमाटेज होता है। और अरोमाटेज का क्या काम है? अरोमाटेज का जो एडिपोज टिश्यू, जो ओबेसिटी है उसमें फैटी टिश्यू बहुत ज्यादा होता है, वो जो एंड्रोजन होते हैं उनको अरोमाटेज जो है ना कन्वर्ट करता जाता है एस्ट्रोजन में। तो एस्ट्रोजन, लेकिन ये एस्ट्रोजन एस्ट्राडाइओल नहीं है, बल्कि वो आपने जो पढ़ा था कि
ये एस्ट्रोन है जो फैटी टिश्यू से प्रोड्यूस होता है, और ये एस्ट्रोन जो है ये फीडबैक देता है जाके पिट्यूटरी पे, और पिट्यूटरी से जो एफएसएच की सेक्रेशन होती है उसे ओवरकम कर देता है। पिट्यूटरी से जो एफएसएच की सेक्रेशन होती है ये फीडबैक देगा पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी से एफएसएच की जो सेक्रेशन है उसको ओवरकम कर देगा, वो पहले ही कम थी, और इस तरह जो एस्ट्राडायोल है वो ओवरकम हो जाता है। और जब एस्ट्राडायोल नहीं होगा तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल वो नहीं होगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एनोवल्यूशन होगी। तो ये इसको मैं दोबारा करता हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। ये इडियोपैथिक ये होता है कि आपका एलएच जो है वो रेज कर जाता है, एफएसएच डिक्रीज हो जाता है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। एफएसएच रेज होता है तो ये थीका सेल जो होते हैं ओवरी में उधर से एंड्रोजन की प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है, एंड्रोजन की प्रोडक्शन करवाता है। इसके अलावा एंड्रोजन आपके एड्रिनल ग्लैंड से भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये जो एंड्रोजन है जो एलएच थीका सेल से ज्यादा प्रोड्यूस करवा रहा है, ये एंड्रोजन जाते हैं एडिपोज टिश्यू में। जो ओबेसिटी है उस बंदे को, पेशेंट को ओबेसिटी है, ओबेसिटी की रिस्क फैक्टर है, तो जो एडिपोज टिश्यू होता है, जो फैटी टिश्यू होता है, उसमें अरोमाटेज एंजाइम होता है जो कि आपके ये जो गैंडोला सेल थे इसमें भी था। ये जो अरोमाटेज एंजाइम है जो एडिपोज टिश्यू में है, ये इस एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, और ये कौन सा ये एस्ट्रोन फॉर्म है एस्ट्रोजन की, और ये जो एस्ट्रोजन है ये फीडबैक देता है एफएसएच को, और एफएसएच से आपके जो गैंडोला सेल होते हैं, जो फोलिकुलर सेल होते हैं, उनसे एस्ट्राडायोल की प्रोडक्शन कम कर देता है। और ये एस्ट्राडायोल आपको चाहिए था एंडोमेट्रियम की ग्रोथ के लिए, मेंसेस होने के बाद, पीरियड होने के बाद जो फोलिकुलर फेज होता है उसमें आपको एस्ट्राडायोल की जरूरत होती है। इंसुलिन, इसके अलावा जो ओबेसिटी होती है और भी क्या करती है, जो ओबेसिटी है वो जब ओबेसिटी होगी तो टिश्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा। ओबेसिटी में इंसुलिन को टिश्यू रेजिस्टेंस हो जाता है, तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए बीटा सेल जो पैंक्रियाज के होते हैं वो इंसुलिन की सेक्रेशन ज्यादा करवाते हैं, जिससे इंसुलिन ज्यादा हो जाती है। ये इंसुलिन क्या करती है, ज्यादा इंसुलिन ये इन थीका सेल से एंड्रोजन की प्रोडक्शन, एक तो वैसे ही एलएच ज्यादा है उससे एंड्रोजन की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, ऊपर से आप ओबेसिटी है, ओबेसिटी से इंसुलिन की थीका सेल से एंड्रोजन की प्रोडक्शन ज्यादा है, दूसरी तरफ इंसुलिन ज्यादा है, टिश्यू रेजिस्टेंस है ओबेसिटी की वजह से, तो इंसुलिन ज्यादा है। तो ये इंसुलिन दो काम करती है, ये इंसुलिन आपके थीका सेल से एंड्रोजन की प्रोडक्शन और इंक्रीज करवाती है। पहले ही एलएच इंक्रीज होने से थीका सेल से एंड्रोजन की प्रोडक्शन ज्यादा है, दूसरा ओबेसिटी होने की वजह से वो आपकी इंसुलिन ज्यादा है, और ये इंसुलिन थीका सेल से एंड्रोजन की प्रोडक्शन और ज्यादा करवा रही है। उसके अलावा जो हाइपर इंसुलिनीमिया जो है, ये सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को कम करता है, ये प्रोटीन है। जब सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम होगी तो ये जो एंड्रोजन उसके साथ अटैच थे ये फ्री हो जाएंगे, और जो फ्री एंड्रोजन है वो अब वो भी आपका जो लेवल एंड्रोजन का वो इंक्रीज कर देंगे। तो तीन तरफ से एलएच का ओवर ज्यादा होने से आपका एंड्रोजन ज्यादा है, इंसुलिन ज्यादा होने से थीका सेल से भी आपके एंड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इंसुलिन ज्यादा होने से सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है ये कम हो जाएगी, और कम होने से एंड्रोजन ज्यादा हो जाएंगे आपके ब्लड में। ये एंड्रोजन आपके जो फैटी ओबेसिटी है जिसको, उसके फैटी टिश्यू से गुजरेंगे, फैटी टिश्यू में अरोमाटेज है, और अरोमाटेज जो है वो एंड्रोजन को कन्वर्ट कर देगा एस्ट्रोजन में, एस्ट्रोन फॉर्म जो है एस्ट्रोजन की, और ये जो एस्ट्रोजन है ये फीडबैक देगी एफएसएच को, और एफएसएच को ओवरकम कर देगी। और जब एफएसएच कम होगा तो गैंडोला सेल से ये क्या बना रहा था, ये एस्ट्राडायोल बना रहा था, यानी कि एंड्रोजन को कन्वर्ट कर रहा था एस्ट्राडायोल में। अभी एंड्रोजन को कन्वर्ट तो नहीं कर पाएगा, एंड्रोजन इधर रहेगा, एंड्रोजन इधर रेज करता रहेगा, और ये एस्ट्राडायोल एंड्रोजन से बना रहा था, टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर रहा था आपका गैंडोला सेल एस्ट्राडायोल में। अब ये काम नहीं करेगा और आपका एंड्रोजन फिर एंड्रोजन फॉर्म में रहेगा, वो ज्यादा हो जाएगा, तो और एस्ट्राडायोल कम भी रहेगा। तो अगर एस्ट्राडायोल कम है, एफएसएच कम है, तो एस्ट्राडायोल कम बनेगा गैंडोला सेल से, आपका जो फोलिकुलर मैच्योर नहीं होगा, एस्ट्राडायोल कम होगा, तो जो उसने यूट्रस की एंडोमेट्रियम को ग्रोथ करवानी थी वो ग्रोथ नहीं होगी, और इस तरह एनओवल्यूशन होगी और इनफर्टिलिटी होगी। तो इसमें मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, ठीक है, और वो क्यों होती है वो आपके सामने है कि उसका
एस्ट्राडियोल एफएसएच कम होता है, एस्ट्राडियोल नहीं बनता, एस्ट्राडियोल नहीं बनता, तो उसकी जो एंडोमेट्रियम है वो ग्रो नहीं करती। और उसके अलावा हिर्सुटिज्म होती है। हिर्सुटिज्म क्यों होती है? कि उसमें एंड्रोजन बहुत ज्यादा है, जो एंड्रोजन है उसको हिर्सुटिज्म करवाएंगे, ठीक है। और उसमें क्रोनिक एनवोल्यूशन होती है। क्रोनिक एनवोल्यूशन क्यों होती है? कि जब एस्ट्राडियोल जो था उसने उसने आपको पता है कि जो ओवोल्यूशन हो रही थी उसमें एस्ट्रोजन यकदम रेज करता था और पॉजिटिव फीडबैक देता था और एलएच की सर जाती थी। इसमें तो आपका एस्ट्रोजन उस लेवल पे जाएगा ही नहीं, तो एनवोल्यूशन हो जाएगी, और एनवोल्यूशन होगी तो इनफर्टिलिटी होगी। ओबेसिटी इसका रिस्क है, और इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, और एंड रिजल्ट आपकी इनफर्टिलिटी है। इसके समझाया? ज़ाहिर है साइकिल ही नहीं होगा, एनवोल्यूशन होगी तो वो। और एनवोल्यूशन क्यों होती है? कि एफएसएच नहीं है तो एस्ट्राडियोल नहीं बनेगा, और जो एस्ट्रोजन सर जाती है, फिर एलएच सर जाती है, एलएच सर्ज नहीं होगी तो वो ओवोल्यूशन नहीं होगी। सबको समझाइए ये। क्या कैसे इंक्रीज होगा? इंसुलिन कैसे इंक्रीज होगा? जो ओबेसिटी, अगर किसी को ओबेसिटी है, उसका टिश्यू इंसुलिन को रेजिस्टेंस है, तो जो पैंक्रियाज के बीटा सेल हैं वो उसको ओवरकम करने के, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए इंसुलिन की सिक्रीशन ज्यादा करवाते हैं। तो ओबेसिटी इसका रिस्क फैक्टर है। ओबेसिटी में इंसुलिन क्यों ज्यादा है? ओबेसिटी की वजह से इंसुलिन ज्यादा होती है, और ये इंसुलिन थीका सेल से एंड्रोजन की प्रोडक्शन ज्यादा करवाती है, और दूसरे सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम कर देती है, हाइपरइंसुलिनीमिया, जिससे एंड्रोजन फ्री हो जाते हैं और एंड्रोजन का लेवल बढ़ता है। तीसरा, एंड्रोजन जो मेन काज है वो एलएच ज्यादा है, जो मेन काज है इसकी, और थीका सेल से एलएच की एंड्रोजन की प्रोडक्शन ज्यादा करवा रहा है। तो बॉडी में एंड्रोजन बहुत ज्यादा है, और बॉडी में एंड्रोजन ज्यादा होने की वजह से ही उसको हिर्सुटिज्म हो रही है, उसको एक्ने, ये उसको सिम्टम आ रहे हैं, और उसको एक्ने भी होगी, और उसको हिर्सुटिज्म होगी, फेस पे हेयर होंगे उसके। तो ये जो एंड्रोजन है ये जाते हैं आप उसके एडिपोज टिश्यू पे, जो पेरिफेरल टिश्यू है। ये एंड्रोजन जो प्रोड्यूस हो गए, ये दो तीन मैकेनिज्म है। एलएच से प्रोड्यूस हो रही है एंड्रोजन, एड्रिनल ग्लैंड से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड्रोजन, इंसुलिन जो है थीका सेल के थ्रू एंड्रोजन प्रोड्यूस कर रही है, और इंसुलिन ज्यादा होने से सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम है तो एंड्रोजन ज्यादा है। तो जो एंड्रोजन जब ज्यादा हो जाता है बॉडी में, इतने हो जाते हैं कि ये एडिपोज टिश्यू में जो अरोमाटेज होता है इसको कन्वर्ट कर देता है एस्ट्रोन में, और ये जो एस्ट्रोन है ये फीडबैक देता है और एफएसएच का लेवल कम कर देता है। जब एफएसएच का लेवल कम होता है तो आपका जो फोलिकुलर में ग्रैनुलोसा सेल उसकी एक तो ग्रोथ नहीं होगी, जो फोलिकुलर है, फोलिकुलर जो जिसमें मैच्योर होना था और रेगुलर रिलीज होना था। और दूसरा, ग्रैनुलोसा सेल क्या कर रहे थे, इस एंड्रोजन को यूज करके एस्ट्राडायोल बना रहे थे, जो थीका सेल प्रोड्यूस करता था एंड्रोजन। अब ये बना पाएंगे उससे एस्ट्राडायोल? नहीं। तो जो एंड्रोजन है वो इंक्रीज हो जाएंगे, जब एस्ट्राडायोल कम हो जाएगा। जब एस्ट्राडायोल कम होगा तो जो फोलिकुलर फेज में वो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवा रहा था वो नहीं करवा पाएगा, और फिर एनोवुलेशन। और दूसरी बात ये कि जब एस्ट्राडायोल कम होगा तो जो एस्ट्रोजन सर्ज आती थी जिससे एलएच सर्ज आती है, ओवुलेशन होती है, वो भी नहीं होगा। एस्ट्रोजन सर्ज नहीं होगी, एलएच सर्ज नहीं होगी, एलएच सर्ज नहीं होगी तो ओवुलेशन नहीं होगी। तो इसलिए इसमें क्रोनिक एनोवुलेशन होती है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट ये है कि आप उसमें मेटफॉर्मिन यूज करते हैं। मेटफॉर्मिन क्या करती है? आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना वो कम कर देती है। आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी तो आपकी इंसुलिन कम हो जाएगी आप। और दूसरा, मेटफॉर्मिन आपका वेट लॉस करती है। वेट लॉस होने से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है, इंसुलिन कम होगी तो आपका ये जो वाला एरो है ये ठीक हो जाएगा, और एंड्रोजन की प्रोडक्शन आप कुछ हद तक उसको अचीव कर लेंगे। दूसरा क्या है? आप क्लोमिफिन देते हैं। क्लोमिफिन ये करती है कि जो एस्ट्रोजन के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, यार ये पैथोलॉजी है, इडियोपैथिक है, एफएसएच इडियोपैथिकली ये हार्मोनल इम्बैलेंस है।
तो जो क्लोमिफिन है वो एफएसएच को ज्यादा करती है। अजान सुन ले जी। अब इसकी ट्रीटमेंट ये है कि जो क्लोमिफिन होती है वो एस्ट्रोजन ब्लॉक करती है, रिसेप्टर ब्लॉकर है ये जो पिट्यूटरी के लेवल पे। तो जो इधर से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा था अरोमाटेज, ये जो एंड्रोजन से अरोमाटेज में आ रहा था और इधर से अरोमाटेज उसको कन्वर्ट कर रहा था एस्ट्रोजन में, और ये एस्ट्रोजन जाके फीडबैक देके एफएसएच की सेक्रेशन कम करवा रहा था। ठीक है, तो आप ये रिसेप्टर यहाँ से ब्लॉक कर दो एस्ट्रोजन के, और वो क्या है, वो क्लोमिफिन देते हैं। क्लोमिफिन जब देते हैं तो ये रिसेप्टर जब ब्लॉक होता है तो ये जो एफएसएच रेज कर जाएगा, और जब एफएसएच रेज करेगा तो ये यहाँ से जो एरोमाटेज आपका इधर बन रहा है ओवरी के अंदर वो काम करना शुरू कर देगा, और उससे एस्ट्राडियोल की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। और जब एस्ट्राडियोल की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपको जो फोलिकुलर फेज है उसमें एंडोमेट्रियम, वो फोलिकुलर फेज कंटिन्यू हो जाएगा, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होगी और साइकिल उसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी समझ आई कि क्लोमिफिन किस तरह हेल्प करती है पीसीओज में। ओके जी। उसके बाद है ओरल कंट्रासेप्टिव। इसमें देखें ये जो रोमाटेज, ये जो आपका एंड्रोजन ज्यादा हुआ था इसको रोमाटेज जो एडिपोज टिश्यू में था उसने एस्ट्रोन में कन्वर्ट कर दिया था, और जो एस्ट्रोन है उसने जाके फीडबैक दिया था पिट्यूटरी पे, और उससे उसने एफएसएच को कम कर दिया था, और ऐसा एफएसएच की वजह से एस्ट्राडियोल की प्रोडक्शन कम हो गई थी, ये प्रॉब्लम था। तो हमने क्या किया, हमने इसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, एस्ट्रोजन के जो फीडबैक वाला रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर दिया। अभी एस्ट्रोजन फीडबैक देगा नहीं देगा, ये जो इधर से प्रोड्यूस हो रहा है जब वो फीडबैक नहीं देगा तो एफएसएच रेज कर जाएगा, तो जब एफएसएच रेज करेगा तो इधर से आपके एस्ट्राडियोल की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, एस्ट्राडियोल की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपका फोलिकुलर जो फेज है वो रवा दवा हो जाएगा। दूसरा है आपका ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ओसीपीज। ओसीपी में होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, दोनों का कॉम्बिनेशन है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है। तो इसमें ये भी फीडबैक देती हैं। अगर इसमें एस्ट्रोजन है तो फीडबैक देगा, और फीडबैक देके वो एलएच को कम करेगा। ओरल कंट्रासेप्टिव क्या करती है, एलएच को, जो एबनॉर्मलिटी क्या है, एबनॉर्मलिटी ये है कि आपका एलएच ज्यादा है, और एलएच ज्यादा होने से आपका एंड्रोजन इधर से थीका सेल जो है वो एंड्रोजन प्रोड्यूस ज्यादा कर रहे हैं। थीका सेल से एंड्रोजन प्रोड्यूस होने ना, आपको पता है कि ये आपका हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी से एलएच जो होता है, एलएच थीका सेल पैक करता है, और थीका सेल पैक करता है। ये आपका एलएच आता है, एलएच थीका सेल पैक करता है, थीका सेल से एंड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं, और ये एंड्रोजन जो है उनको जो आपके ग्रैनुलोसा सेल होते हैं उन पे एफएसएच चेक करता है, और इन एंड्रोजन को जो आपके ये वाले जो ग्रैनुलोसा सेल हैं ये कन्वर्ट कर देते हैं एस्ट्राडियोल में, ये नॉर्मल है। तो प्रॉब्लम क्या थी कि एलएच ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, एलएच ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और ये जो एलएच है ये एंड्रोजन की प्रोडक्शन ज्यादा करवा रहा है, और ये अगर मगर एफएसएच कम है, एफएसएच कम है तो इधर आपका रोमाटेज कम है, और रोमाटेज कम होगा तो ये आगे ये एंड्रोजन जो है ये इधर के इधर ही रहेंगे, इधर इनका लेवल रेज होगा, ये आगे एस्ट्राडियोल में नहीं कन्वर्ट होंगे, और जब एस्ट्राडियोल में कन्वर्ट नहीं होंगे तो आपकी जो फोलिकुलर फेज है वो मेंटेन नहीं होगा। तो इस तरह ये प्रॉब्लम है। तो आपने अब क्या करना है, आपने एलएच को कम करना है, जो प्रॉब्लम है एलएच को कम करना है। एलएच को कम करने के लिए आप देते हैं ओसीपी। ओसीपी क्या करते हैं, इस लेवल पे जाके देते हैं आपको फीडबैक, और एलएच का लेवल जो प्रॉब्लम थी उसको कम कर देते हैं। अगर एलएच कम होगा तो थीका सेल कम करेंगे, एंड्रोजन कम प्रोड्यूस होंगे, एंड्रोजन कम प्रोड्यूस होंगे तो इधर से जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, और वो आगे जाके एस्ट्रोजन बना रहे थे और फीडबैक देके एफएसएच कम कर रहे थे, तो एफएसएच भी कम नहीं होगा। तो आप एंड्रोजन को जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दें। तो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स क्या करती हैं, आपका फीडबैक देती हैं, क्योंकि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल में होता है एस्ट्रोजन,
वो LH की प्रोडक्शन कम कर देता है, जिससे एंड्रोजन, थीका सेल से एंड्रोजन कम प्रोड्यूस होते हैं, और एंड्रोजन कम प्रोड्यूस होंगे तो इधर से एस्ट्रोजन कम बनेगा और वो फीडबैक नहीं देगा और FSH कम नहीं होगा बल्कि ज्यादा हो जाएगा। तो आपने LH को भी ज्यादा, LH को कम कर दिया, FSH को इंक्रीज कर दिया इस मैकेनिज्म के थ्रू। समझ आई इसकी? ओरल कंट्रासेप्टिव पिल किस तरह रोल प्ले करती है, समझ आई आप लोगों को? उसके बाद है आपकी, तो एंड पे आपका रह जाता है डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन डेक्सामेथासोन भी इनमें स्टेरॉइड देते हैं, वो भी इनमें हेल्पफुल होता है। किस तरह हेल्पफुल होता है? जो एड्रिनल ग्लैंड से एंड्रोजन प्रोड्यूस हो रहे हैं, एड्रिनल ग्लैंड से एंड्रोजन प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो जाके अरोमाटेज में कन्वर्ट होते हैं, अरोमाटेज से एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं और एस्ट्रोजन से आपका FSH को कम करते हैं, जो कि असल का जो कि फिर एस्ट्रोजन कम, FSH कम होगा तो एस्ट्राडायोल नहीं बनेगा, एस्ट्राडायोल नहीं बनेगा तो वो फोलिकुलर फेज नहीं होगा। तो आप डेक्सामेथासोन दें तो डेक्सामेथासोन एंड्रोजन की प्रोडक्शन कम करवा देता है आपको, तो फीडबैक के थ्रू। जब डेक्सामेथासोन देंगे तो एसीडी कम प्रोड्यूस होगा, एसीडी कम प्रोड्यूस होगा तो वो एड्रिनल ग्लैंड से वो एंड्रोजन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, कार्टिसोल वगैरह जो भी एंड्रोजन है उनकी एंड्रोजन, कार्टिसोल की प्रोडक्शन भी कम होगी और दूसरे एंड्रोजन जोना रेटिकुलरिस से एंड्रोजन की प्रोडक्शन कम होगी। तो एंड्रोजन की प्रोडक्शन कम होगी तो ये सारी चीज, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आई होप इसकी समझ आ गई आप लोगों को। तो आपकी जो डोमेन है वो क्या है? क्लोमिफिन। क्लोमिफिन एस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर है पिट्यूटरी पे। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल वो LH एगोनिस्ट है पिट्यूटरी पे, LH का लेवल कम कर देगी। डेक्सामेथासोन एड्रिनल ग्लैंड से एंड्रोजन की प्रोडक्शन कम करवा देंगे। और मेटफॉर्मिन या ग्लूटाजोन वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज करते हैं, जिससे इंसुलिन कम हो जाती है। इंसुलिन कम होगी तो थीका सेल से एंड्रोजन की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये टॉपिक है सूडो हर्मेफ्रोडाइटिज्म। चलो ये एंड पे करते हैं, उससे पहले ये कर लेते हैं प्रेगनेंसी। चेंजेस जो एंड पे आती हैं प्रेगनेंसी पे, जो एस्ट्रोजन होता है एंड पे, जब प्रेगनेंसी करीब होती है, लेबर के करीब होती है, तो एस्ट्रोजन रिलैक्स करता है प्यूबिक सिंथेसिस को, सर्विक्स को, वेजाइना को। और एस्ट्रोजन अब रेगुलेशन करता है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को मायोमेट्रियम के ऊपर जो होते हैं। फिर एक अहम बात इसमें यह है कि ऑक्सीटोसिन जो हम देते हैं ना, एंड पे ऑक्सीटोसिन इंक्रीज होता है। ऑक्सीटोसिन डायरेक्ट इनिशिएट नहीं करता उसकी कंट्रैक्शन को। हम समझते हैं ना ऑक्सीटोसिन डायरेक्ट जाके वो कंट्रैक्शन करवाएगा, यूट्राइन कंट्रैक्शन करवाएगा। यूट्राइन कंट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन लेबर पेन डायरेक्ट नहीं करता कि वो करवाएगा, कंट्रैक्शन करवा देता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करता है, और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये ऑक्सीटोसिन इंक्रीज यूट्राइन सिंथेसिस बाय द यूट्राइन सिंथेसिस ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन, और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये यूट्राइन की कंट्रैक्शन करवाते हैं। तो ऑक्सीटोसिन प्रोस्टाग्लैंडिन के थ्रू उसकी कंट्रैक्शन इंक्रीज करवाता है। उसके बाद जब लैक्टेशन होती है, तो लैक्टेशन उस दिन हमने पढ़ा भी था, जब बेबी सक करता है निप्पल को तो स्टिमुलेट न्यूरो रिसेप्टर इन द निप्पल। तो फिर इधर से क्या होता है, इधर से न्यूरॉन जाते हैं आपके और वो हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और ऑक्सीटोसिन आ जाता है आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और फिर इधर से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है मायो एपिथेलियल बास्केट सेल। जो इधर सेल्स होते हैं ना
मिल्क तो प्रोड्यूस हो चुका है पहले से, लैक्टेशन प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करवाता है आपका मिल्क। जो ऑक्सीटोसिन है वो जो मायोएपिथेलियल सेल है, ये जो डक्ट है इसके अंदर मायोएपिथेलियल सेल है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है और इंजेक्शन करवाता है मिल्क की। ऑक्सीटोसिन जब वो सक करता है तो हाइपोथैलेमस पे मैसेज आता है, हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन रिलीज होकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और इधर से ऑक्सीटोसिन आता है जो मिल्क प्रोड्यूस हुआ है उसको इजेक्ट करवाता है। कॉन्ट्रैक्शन, मायोएपिथेलियल सेल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। लेकिन इसी दौरान उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन रिलीज हुआ था और प्रोलैक्टिन ने मिल्क की प्रोडक्शन करवाई थी। और फिर पहला स्टेप क्या है, प्रोलैक्टिन ने ये प्रोडक्शन करवाई हुई है सेल्स की। ये मिल्क जो इसके अंदर पड़ा है प्रोलैक्टिन ने सिंथेसाइज करवाया है। उस और ऑक्सीटोसिन ने क्या किया है, एपिथेलियल सेल की कॉन्ट्रैक्शन किया और ये मिल्क बाहर उसकी इंजेक्शन करवाई है। तो जो बच्चे का सक है वो ऊपर से प्रोलैक्टिन सक्रिएट करवाता है, प्रोलैक्टिन मिल्क की सिंथेसिस करवाता है, और दूसरा क्या है कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, वो मायोएपिथेलियल सेल की कॉन्ट्रैक्शन करवा के इंजेक्शन करवाता है उसकी। और उस दिन भी बताया था, मैं दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो आपका ये जो सक होता है बेबी का, जो जब बेबी फीड करता है तो वो डोपामीन जो रिसेप्टर डोपामीन की रिलीज कम कर देता है। ये जो सक होता है बेबी का स्टिमुलस होता है, डोपामीन कम रिलीज होता है। जब डोपामीन कम रिलीज होगा तो आपको पता है डोपामीन इनहिबिट कर रहा होता है आपके प्रोलैक्टिन को। तो जब बेबी का जो सक है वो डोपामीन की रिलीज कम कर देता है, डोपामीन रिलीज नहीं होगा, तो डोपामीन नहीं होगा तो प्रोलैक्टिन ज्यादा हो जाएगा ना, ये इनहिबिट कर रहा था डोपामीन प्रोलैक्टिन सिक्रीशन। तो अब डोपामीन को बेबी के सक ने इनहिबिट कर दिया, सकिंग, जब वो मिल्क फीड कर रहा है तो फीड करने से डोपामीन तो इनहिबिट हो गया, तो अब प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा। ये जो प्रोलैक्टिन है ये मिल्क की प्रोडक्शन करवाएगा, एक बात। दूसरी, ये जो प्रोलैक्टिन इंक्रीज हुआ है बेबी के सक करने से, ये GnRH को इनहिबिट कर देगा। GnRH क्या स्क्रीन करवाता है, LH और FSH। जब प्रोलैक्टिन इसको इनहिबिट कर देगा LH और FSH, ये GnRH को, तो FSH और LH प्रोड्यूस होंगे। आंसर करें, प्रोलैक्टिन ने इनहिबिट कर दिया, नो। तो उसको फिर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, फॉलिकुलर फेज होगा, उसका ओवुलेशन होगी नहीं, तो इसलिए तो एमेनोरिया हो जाएगा। और ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन है बेबी को फीड करना। जब तक बेबी ऑन डिमांड, लफ्ज बहुत आम है, ऑन डिमांड अगर मदर उसको फीड करवाती रहती है उसकी डिमांड के ऊपर, तो वो जब तक वो लैक्टेशन करती रहती है उसको एमेनोरिया होता है, उसको उसकी कॉन्ट्रासेप्शन नेचुरली होती रहती है। इधर से सक करेगा, मैसेज आएगा, डोपामीन की रिलीज बंद होगी, प्रोलैक्टिन ज्यादा सक्रीट होगा। जब डोपामीन इसको इनहिबिट कर रहा था प्रोलैक्टिन को, जब प्रोलैक्टिन ज्यादा सक्रीट होगा तो वो दो काम करेगा, एक तो मिल्क की प्रोडक्शन करवाएगा, दूसरा GnRH को इनहिबिट कर देगा। जब GnRH नहीं होगा तो आपके LH और FSH नहीं होंगे, जब FSH और LH नहीं होंगे तो आप एमेनोरिया हो जाएगा। तो जब तक लैक्टेशन होती रहेगी वो एमेनोरिया रहेगा। इसकी समझ आइए आप सब लोगों को? उसके बाद है आपका उसके बाद आपका वो आ जाता है सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म। ये फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म क्या होता है? कोई फीमेल में अगर एंड्रोजन ज्यादा हो जाए, फीमेल में एंड्रोजन ज्यादा हो जाए, है वो फीमेल XX है और उसमें एंड्रोजन ज्यादा हो जाए, तो उसमें फिर क्या होता है,
उसका क्लाइटोरस जो है वो इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, उसका क्लाइटोरस इनलार्ज हो जाएगा, और जब क्लाइटोरस इनलार्ज होगा तो पीनस की तरह दिखाई देगा, इसलिए एम्बिगुअस जेनिटेलिया होगा, आपको समझ नहीं आएगी ये क्या है, ये मेल है फीमेल। तो फीमेल हो और उसमें एंड्रोजन ज्यादा हो जाए तो क्लाइटोरस इनलार्ज हो जाता है, और वो, और उसके अलावा जब एंड्रोजन ज्यादा होंगे तो उसकी वॉइस डीप होगी, वॉइस डीप होगी, एंड्रोजन ज्यादा होंगे तो उसको हिरसोटिज्म होगी, एंड्रोजन ज्यादा होंगे तो उसके मसल मसल मैस इंक्रीज करेगा, वो मेल की तरह उसका जो मसल मैस है वो इंक्रीज होगा, वो बॉडी बिल्डर होगी। तो ये सारे सिम्टम, ये तो सारे जो उसकी अपीयरेंस है वो तो मेल की तरह है, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, एक्चुअली वो फीमेल है, इसलिए कहते हैं फीमेल सूडो मैफ्रोटाइड, ये चीज है उसका जो कंसेप्ट है, सूडो हर्मेफ्रोडाइट, हर्मेफ्रोडाइट प्रोनाउंसिएशन जो इसकी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक्सेस टेस्टोस्टेरोन ड्यूरिंग फीटल ग्रोथ, एक्सटर्नल जेनिटेलिया मोर लाइक मेल, मगर कोई टेस्टिस नहीं होता, मगर एक्सटर्नल जेनिटेलिया उसके मेल की तरह होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर फीमेल की तरह होते हैं, ओवरी है उसके अंदर, टेस्टिस नहीं है, ओवरी सब कुछ फीमेल है, लेकिन बाकी जो उसको हेयर है, उसकी वॉइस डीप है, उसका क्लाइटोरस इनलार्ज है, तो एम्बिगुअस जेनिटली है, तो इसलिए उसे कहेंगे फीमेल है मगर सूडो हर्मेफ्रोडाइट। उसके बाद मेल हर्मेफ्रोडाइट क्या होता है, अगर मेल में एंड्रोजन ही ना हो, जिन्होंने उसके पीनस की प्रोडक्शन को, पीनस की ग्रोथ करवानी है, वही ना हो, तो फिर क्या होता है, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है वो फीमेल की तरह होता है, और इंटरनल जेनिटेलिया उसका टेस्टिस सब कुछ होंगे, लेकिन एक्सटर्नल जो उसका पीनस की ग्रोथ है, जो सेक्रोटम की ग्रोथ है, वो तो ये इन्होंने करवानी होती है ना, आपके एंड्रोजन ने, पीनस, सेक्रोटम और प्रोस्टेट, पीनस, अब इनकी ग्रोथ सही तरह नहीं होगी, उसके पास एंड्रोजन ही नहीं है, तो उसका जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है वो फीमेल की तरह होता है, लेकिन है वो एक्स वाई, लेकिन उसका जो एक्सटर्नल जो बाहर है वो इस तरह लग रहा है कि जिस तरह की वो फीमेल है, क्योंकि उसका पीनस की ग्रोथ नहीं हुई, उसके सेक्रोटम की ग्रोथ नहीं हुई, उसके प्रोस्टेट की ग्रोथ नहीं हुई, क्यों ग्रोथ नहीं हुई, कि उसमें एंड्रोजन ही नहीं थे। तो अगर मेल में एंड्रोजन की डेफिशिएंसी है, मेल में एंड्रोजन की डेफिशिएंसी है तो फीमेल की तरह हो जाएगा, और फीमेल में अगर एंड्रोजन की एक्सेस है तो वो मेल की तरह हो जाएगी। तो फीमेल में एंड्रोजन की एक्सेस, फीमेल सूडो हर्मेफ्रोडाइट, और मेल में एंड्रोजन का लैक होना, सूडो हर्मेफ्रोडाइट मेल। और जो भी उसकी काज है, उसकी काज बहुत बहुत सी हो सकती है, कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया हो सकता है, तो उसकी काज जो होगी उसको आप ट्रीट करेंगे। ये एक टेबल है जो एमसीक्यू के लिहाज से जरा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म होता है, प्राइमरी का मतलब है कि जो आपकी ओवरी है, जो आपका टेस्टिस है, वो काम नहीं कर रहे, जब वो काम नहीं करेंगे तो जो ऊपर उनको काम करने के लिए कहता कौन है, एफएसएच और एलएच, और उन्होंने आगे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना होता है, एंड्रोजन प्रोड्यूस, वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना होता है, तो वो ओवरी तो टेस्टिस काम नहीं कर रहे, तो वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू उनका एफएसएच और एलएच इंक्रीज हो जाएगा, तो एफएसएच और एलएच इंक्रीज होता है, जबकि जो ऊपर से जो उनकी एस्ट्रोजन है और टेस्टोस्टेरोन है वो प्रोड्यूस नहीं होते। प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म में क्या होता है कि उनके ओवरी और टेस्टिस काम नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा कि टेस्टोस्टेरोन कम बनेंगे, लेकिन ऊपर फीडबैक के थ्रू एफएसएच और एलएच ज्यादा हो जाएंगे। पिट्यूटरी हाइपोगोनाडिज्म का मतलब क्या है, पिट्यूटरी है, उसने एफएसएच और एलएच प्रोड्यूस करना था, और एलएच प्रोड्यूस करना था, और उसने आके ओवरी से और टेस्टिस से आगे प्रोड्यूस करवाने थे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन,
तो वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो सब भी कम होंगे, ये भी पिट्यूटरी खराब है तो सारी हर चीज डिक्रीज होगी, तो एफएसएच एलएच भी कम होंगे और आगे जो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन है वो भी कम होंगे। कार्बन सिंड्रोम क्या होता है? हाइपोथैलेमस ही ऊपर से बना हुआ, वो उसकी एबनॉर्मलिटी है, जीएनआरएच नहीं बन रहा, नीचे पिट्यूटरी से एफएसएच एलएच नहीं बनेंगे, और एफएसएच एलएच नहीं बनेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, आपका एस्ट्रोजन नहीं बनेगा। तो कार्बन सिंड्रोम में क्या होता है, आपके ये भी कम होगा, एफएसएच एलएच भी कम होंगे, और जो एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन भी नहीं बनेगा। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में क्या होता है? पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में होता है कि आपका जो पिट्यूटरी है वो सही तरह काम कर रहा है, एलएच प्रोड्यूस कर रहा है, एफएसएच प्रोड्यूस कर रहा है, मगर जो ओवरी है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, वो उनकी एट्रोफी हुई पड़ी है तो वो काम नहीं कर रही। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा या एंड्रोजन प्रोड्यूस होंगे? नहीं। क्या एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा? नहीं। तो उसका एस्ट्रोजन एंड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो उसमें इसलिए उसका जो ओवेरियन साइकिल है, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होगी नहीं, तो एमनोडिया हो जाएगा उसको। लेकिन फीडबैक के थ्रू ये जो एस्ट्रोजन नहीं बन रहे तो ये ज्यादा होंगे आपके एलएच और एफएसएच, तो उसमें एफएसएच बहुत रेज किया होता है, एलएच भी रेज किया होता है, लेकिन एस्ट्रोजन कम होता है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में। हाँ, वो प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म होगा पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन जो है। और ये बहुत अहम एमसीक्यूज हैं जनाब के एफएसएच रेज किया होता है, एफएसएच बहुत ज्यादा होता है, किधर है ये रेज किया होता है, ये भी रेज होता है, मगर उसके एस्ट्रोजन स्टेरॉइड वो कम होते हैं। जो लोग बाहर से लेते हैं एनाबॉलिक, ये जो बॉडी बिल्डर होते हैं आमतौर पे, ये एंड्रोजन लेते हैं, एंड्रोजन लेने की वजह से एक्सोजिनस है तो वो उनका जो पिट्यूटरी है वो एसीटेट रिलीज, बाहर से जो एंड्रोजन लेते हैं वो नेगेटिव फीडबैक देता है जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं, तो वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेंगे तो पिट्यूटरी से एफएसएच प्रोड्यूस नहीं होगा और एलएच भी प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बाहर से नेगेटिव फीडबैक के थ्रू, जब एफएसएच एलएच प्रोड्यूस नहीं होता तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, जब टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो टेस्टिस की एट्रोफी हो जाएगी, तो उनके मसल तो इतने बड़े हो जाते हैं लेकिन टेस्टिस खत्म हो जाते हैं, एट्रोफी हो जाती है, ऊपर से वो मसल इतना बड़ा होगा और उनके टेस्टिस स्मॉल से होंगे। और इसमें और क्या होगा कि सेक्स हार्मोन बाहर से लिए वो तो ज्यादा ही होंगे, बाकी जो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू उसने जो नेगेटिव फीडबैक बाहर से जो लिया वो नेगेटिव फीडबैक देगा, तो ये एलएच और एफएसएच कम हो जाएंगे। इसकी समझ आई एनाबॉलिक स्टेरॉइड की? एनाबॉलिक स्टेरॉइड बाहर से लिए तो फीडबैक के थ्रू एफएसएच और एलएच कम हो गया। उसके बाद जीएनआरएच, अगर जीएनआरएच आता है आपके प्रोस्टेट से, आपके वो हाइपोथैलेमस से, और फिर पिट्यूटरी से आपके एलएच और एफएसएच प्रोड्यूस होते हैं। अगर आपने किसी को जीएनआरएच की इन्फ्यूजन दी, पल्स्टाइल दी जीएनआरएच की इन्फ्यूजन जो आपने बनाया हुआ था, ये फार्मा का कंसेप्ट है, फार्मा में ड्रग है ल्यूप्रोलाइड, वो इसका एनालॉग है जीएनआरएच का। अगर उसको आप पल्स्टाइल फॉर्म में देते हैं ना, तो पल्स्टाइल फॉर्म में वो ये रेज करवाता है आपके एफएसएच और एलएच को, और फिर साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और अगर इसको कॉन्स्टेंटली दें आप जीएनआरएच को, ल्यूप्रोलाइड को कॉन्स्टेंटली दे रहे हैं, तो उस कॉन्स्टेंटली देने से वो कम कर देता है वो शट डाउन कर देता है पिट्यूटरी को, एफएसएच और एलएच को कम कर देता है। तो अगर आपने किसी को कम करवाने हो तो एफएसएच एलएच, किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद करवाना हो तो उसको ल्यूप्रोलाइड कांस्टेंट फॉर्म में दे दें। अगर किसी का आपने शुरू करवाना हो जो रुका हुआ है तो उसको आप पल्स्टाइल फॉर्म में जीएनआरएच ल्यूप्रोलाइड देते जाए। तो वो कहता है
कि GnRH इन्फ्यूजन कांस्टेंट देंगे तो हर चीज कम, LH भी कम, FSH भी कम और सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन भी कम। और अगर आप पल्सटाइल फॉर्म में देंगे तो आपके FSH भी ज्यादा, LH भी ज्यादा और एस्ट्रोजन भी ज्यादा, और उसका साइकिल चल पड़ेगा। तो ये हो गया आपका। हाँ, यूज कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह यूज हो सकता है डॉक्टर रमजीला। तो ये आपका एक अहम कंसेप्ट जो है ये खत्म हुआ।